हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे घर पे, है ना। तो आज जो टॉपिक है साइकेट्रिक में आपका कुछ बचा हुआ था क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में, उसमें नहीं हो पाया था, तो इसमें हम पूरा कवर कर रहे हैं आज, ठीक है ना। तो हम पिछला थोड़ा सा रिकवर कराते हैं, आपको थोड़ा सा रिमाइंड लेके चलते हैं। मैं आपको बता रहा था हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक के बारे में, ठीक है। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह सब देख लिया था, पीछे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का जो पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको 4 पीरियड बताए थे। मैंने बताया था कि जो सेक्रेटरी की हिस्ट्री है उसको असाइन टू डेथ तक 4 पीरियड के अंदर बांटा गया है। नंबर 1 बताया था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड पीरियड ऑफ साइंटिफिक। तो मैंने आपको 3 बता दिए थे। आपको कौन कौन से? पीरियड ऑफ परसिक्यूशन मैंने आपको बता दिया था, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको बता दिया था, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन मैंने आपको बता दिया था, और पीरियड ऑफ साइंटिफिक जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा रिमाइंड आपको करा देता हूँ पिछला वाला। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो बीमारियाँ हो रही हैं, जो मेंटल इल पेशेंट्स हो रहे हैं, वो किसी ऊपरी चक्कर है, मीन्स बैड सॉल्स का इफेक्ट है या बुरी आत्माओं का प्रभाव है, जिसकी वजह से ये आपके जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, मानसिक बीमारी जो हुई है, वो एक ऊपरी चक्कर है, उसकी वजह से आपको मानसिक बीमारी हुई है। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में ऐसा लोग मानते थे, ऐसा बताते थे, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीन्स होता है कि आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, राइट। तो पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर जो मेंटल इल पेशेंट्स होते थे, जिनको कोई भी साइकेट्रिक बीमारी या साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता था, उनको नॉर्मल पर्सन से अलग रख देते थे, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, जैसे घर पे दादी होती है, मम्मी होती है, जब गेहूँ को सही करती है खाने के लिए, जब भेजती है चक्की अक्की पे, तो उसमें से जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, उनको बाहर निकाल के फेंक दी जाती है एक तरफ, आइसोलेट कर रही है। उसी तरीके से यहाँ पे मेंटल जो इल पेशेंट्स होते थे, उनको नॉर्मल पर्सन से अलग रखा जाता है। मीन्स असाइलम का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर। सेग्रीगेशन, आइसोलेट, मतलब अब बात आती है कि असाइलम कब बना था। पहला असाइलम कहाँ था? पहला असाइलम आपका था बेजाइलम असाइलम बोलते हैं, सॉरी बेथलम असाइलम बोलते हैं। कहाँ था? इंग्लैंड में था। कब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट? 1247 ईस्वी के अंदर। 1247 ईस्वी के अंदर पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहा हूँ। उसमें बेथलम असाइलम इंग्लैंड में इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे के पेशेंट्स को रख दिया जाता था, ठीक है ना। ये मैंने पढ़ा पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। अब आता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, तीसरा पीरियड जो था। पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में हमने ये जाना, एक साइंटिस्ट थे, एक साइकेट्रिक थे, उनका नाम था डॉक्टर फिनिपिनियल्स, ठीक है। तो फिनिपिनियल्स कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, तो ऐसे घूम रहे थे। तो कहीं आप देखते हैं कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ हो या ज़्यादा कुछ होता है, तो लोग सोचते हैं कि पहले वहाँ जाके देखें हो क्या रहा है। उसी तरीके से एक साइकेट्रिक वहाँ पे हॉस्पिटल था या साइकेट्रिक असाइलम था, तो वहाँ पे ये गए। कौन? डॉक्टर फिनिपिनियल्स। तो फिनिपिनियल्स ने देखा कि वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स जो हैं, उनको बांध के रखा जा रहा है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं, बांध के रखा जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इनको क्यों बांधा जा रहा है। बाद में पता लगा कि ये पागल है, मतलब मेंटल इल पेशेंट्स हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, डिसऑर्डर है इनको, इसलिए इनको बांधा गया है। तो उन्होंने सोचा कि ना इनको बात की जाए, इनको रेस्ट्रिक्शन से हटाया। तो उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन लेके उनको रेस्ट्रिक्शन से हटाया गया। रेस्ट्रिक्शन से उन्हें हटाया और उनको वेंटिलेट फीलिंग दी, मतलब थोड़ा उनसे कम्युनिकेट किया, बातचीत किया उनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर फिनिपिनियल्स जो थे साइकेट्रिक, ठीक, उन्होंने पेशेंट्स को रेस्ट्रिक्शंस हटाई, मतलब जो भी उनके सांकरें बनी हुई थी उनको रिमूव कराया, और फिर उनसे वेंटिलेट किया, मतलब कम्युनिकेट किया उनको। तो उनको सबसे पहले नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब है ऐसा बिहेव करना, मतलब जिसमें हिंसा ना हो, उसको बोलते हैं नॉन वायलेंस। और नॉन मैनेजमेंट और नॉन ट्रीटमेंट, मतलब सबसे पहले उन्होंने नॉन वायलेंस और नॉन ट्रीटमेंट या नॉन मैनेजमेंट तरीके से उनको कम्युनिकेट किया। उसको बोला गया मोरल थेरेपी। मोरल थेरेपी का मतलब ये होता है कि जब किसी पर्सन को नॉन वायलेंस एवं नॉन मैनेजमेंट तरीके से जो केयर दी जाती है, उसको मोरल थेरेपी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन के अंदर हमने जाना कि मोरल थेरेपी जो दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी साइकेट्रिक फिनिपिनियल्स के द्वारा। तो फिनिपिनियल्स से नॉन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंस और नॉन ट्रीटमेंट के द्वारा जो केयर दी जाती है उसको मोरल थेरेपी बोलते हैं। तो मोरल थेरेपी किसके द्वारा आई थी? फिनिपिनियल्स के द्वारा। इसीलिए फिनिपिनियल्स को फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कहा जाता है। ये हमने पहले जान चुके थे। अब हम जानते हैं पीरियड ऑफ साइंटिफिक। आज का हमारा जो टॉपिक है पीरियड ऑफ साइंटिफिक, जो हम किसमें पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री के अंदर। तो मैंने इसमें आपको बताया है, ये देखिए पीरियड ऑफ साइकेट्री को हमने 2 भागों में बांटा है।
पीरियड ऑफ साइकेट्रिक का मतलब ये होता है कि इसमें पेशेंट्स जो हो चुके हैं, जिनको मेंटल इलनेस हो चुकी है, उनका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। मोस्टली ट्रीटमेंट को प्रेफर दिया गया है इसमें पीरियड ऑफ साइंटिफिक के अंदर। पीरियड ऑफ साइंटिफिक के अंदर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे, फिर इंडिया लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले क्या हुआ, देखिए 1773 ईस्वी में फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल ओपन हुआ था। कहाँ ओपन हुआ था? विलियम वर्जीनिया में, ठीक है ना। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल विलियम वर्जीनिया में इस्टेब्लिश किया गया कब? 1773 ईस्वी में, ठीक है। जब हमने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर लिया तो हमको क्या चाहिए? वहाँ पे स्टाफ चाहिए। स्टाफ चाहिए वो कैसा चाहिए? पढ़ा लिखा चाहिए। तो पढ़े लिखने के लिए हमने क्या, एक जो बुक है 1812 ईस्वी के द्वारा, 1812 ईस्वी में फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा? अमेरिकन साइकेट्रिक बेंजामिन रस के द्वारा। क्योंकि पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के द्वारा हमको ये पता चला कि जो मेंटल इलनेस होती है वो बैड साउंड या बुरी आत्माओं के प्रभाव के कारण होती है। तो बेंजामिन रस ने 1812 ईस्वी में एक साइकेट्रिक बुक लिखी, जिसकी उन्होंने थीम रखी। क्या थीम थी उसकी? जो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उसकी थीम थी कि मेंटल इलनेस इज ए डिजीज नॉट ए पोसेशन। मीन्स मानसिक रोग एक बीमारी है, कोई बुरी आत्माओं का प्रभाव नहीं है, कोई बुरी आत्माओं का चक्कर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने इस बुक में ये लिखा कि साइकेट्रिक जो बुक थी उसमें मोस्टली इसको प्रेफरेंस दी गई थी कि जो मेंटल इलनेस हो रही है वो साइकेट्रिक बीमारी है। मीन्स मेंटल इलनेस जो है वो एक बीमारी है, कोई ऊपरी चक्कर नहीं है। जब बीमारी है तो इलाज हो ही सकता है, क्योंकि ऊपरी चक्कर का कोई इलाज नहीं है। अगर बीमारी है तो इलाज है, राइट। ये बस समझ में आया। तो मतलब फर्स्ट साइकेट्रिक बुक जो कब लिखी गई थी? 1812 ईस्वी में साइकेट्रिक बुक लिखी गई थी। उसकी थीम क्या थी? मेंटल इलनेस इज ए डिजीज नॉट ए पोसेशन, ठीक है। उसके बाद में 1912 ईस्वी में फर्स्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर आया। फर्स्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई किया गया। फर्स्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सा था? सिजोफ्रेनिया था। फर्स्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अगर कोई पूछता है कि सबसे पहले डिसऑर्डर या फर्स्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सा था, तो सिजोफ्रेनिया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिजोफ्रेनिया सबसे पहले कब लिया गया? 1912 ईस्वी में। आप बात करते हैं कि 1912 ईस्वी में सिजोफ्रेनिया जो वर्ड लिया गया वो कैसे लिया गया, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू शॉर्ट बुक। एक बुक है साइकेट्रिक के अंदर आती है, सबसे बड़ी बुक है। इसके अलावा साइकेट्रिक में कोई बुक इससे बड़ी है ही नहीं। कौन सी? सॉर्डक बुक का नाम है, सॉर्डक, ठीक है। कोई भी जो पर्सन है साइकेट्रिक में एमडी या डीएमटी करना चाहता है तो वो सबसे पहले इसी बुक को प्रेफरेंस देता है। आपको कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता तो इस बुक को प्रेफरेंस दीजिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन साइकेट्रिक के अंदर सॉर्डक बुक में मिलेगा आपको। उसके अकॉर्डिंग सिजोफ्रेनिया है। अब जब सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर आ गया तो 1927 ईस्वी में सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन शॉक थेरेपी दी गई। क्या? सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी थेरेपी? इंसुलिन शॉक थेरेपी दी गई। इंसुलिन शॉक थेरेपी जब आई तो इसका, जब लोगों को शॉक थेरेपी दी गई तो इसके फायदे हुआ, लोगों को ट्रीटमेंट में हुआ तो फायदा हुआ, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत था। जब साइड इफेक्ट बहुत था तो हमें तो ऐसा चीज़ चाहिए ना जिससे हमें फ़ायदा ज़्यादा मिले, साइड इफेक्ट कम हो। सब यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, और जो लोग पहले थे वो भी यही चाहते हैं। मेंटलिटी ह्यूमन की यही होती है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक नया वर्जन आया, जिस तरीके से ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें नया वर्जन आया फोन में। कौन सा नया वर्जन आया? ईसीटी। ईसीटी आया। ईसीटी मीन्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। कब आई? 1938 ईस्वी में दी गई। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी 1938 में दी गई, ठीक है। इससे लोगों का इलाज हुआ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से। तो इससे क्या हुआ? लोगों का काफ़ी हद तक मदद मिली, काफ़ी हद तक लोग ठीक हुए, लेकिन साइड इफेक्ट इसके भी थे। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें मिनिमम से मिनिमम साइड इफेक्ट हो, बेनिफिट ज़्यादा हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1952 ईस्वी में फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग आया, जिसका नाम क्या था? क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीजेड बोलते हैं। फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग सीपीजेड, फुल फॉर्म क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। सीपीजेड इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये था वर्ल्ड लेवल पे। अब बात करते हैं इंडिया लेवल पे। इंडिया लेवल पे क्या हुआ? साइकेट्रिक के अंदर इंडिया लेवल पे क्या हुआ? 1912 ईस्वी में इंडियन लॉयल्टी एक्ट पारित किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इस गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडियन लॉयल्टी एक्ट पारित किया गया, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी थी। इसका मेन उद्देश्य जो था, जो मेंटल इल पेशेंट्स हैं, ठीक है ना,
मेंटल जो इल पेशेंट्स हैं उनको उठा के हॉस्पिटल में डालो, जेल में डालो, जेल मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब असाइलम, असाइलम में उठा के डाल दो। फिर उसके बाद उन पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, उनकी संपत्ति का क्या हो रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, किसको, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। बस जिसको मेंटल इल पेशेंट है, जैसे सिजोफ्रेनिया पहले आ गया, जैसे ही लोगों को पता लगा सिजोफ्रेनिया हो गया, आइडेंटिफाई कराया, फोन कर दिया कि ऐसे इसको सिजोफ्रेनिया है, जैसे उसकी वाइफ ने कर दिया सिजोफ्रेनिया, मेंटल इल है, उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल पटक दो। उसके बाद उसकी संपत्ति का क्या हो रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं, किसको, गवर्नमेंट को। तो इसका फायदा बड़ा उठाया गया, कैसे उठाया गया फायदा, जैसे किसी की शादी हुई, वाइफ को हस्बैंड पसंद नहीं है, तो उसने हस्बैंड को पागल घोषित कर दिया, पागल घोषित कर दिया। तो गवर्नमेंट आई, मतलब जो गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं वो आए, पुलिस वगैरह आई, उसको उठाया और पटक दिया हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में पटक दिया, इधर क्या, उसकी संपत्ति से जो वाइफ है वो मजे कर रही है अपने प्रेमी के साथ जो भी है, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे केस आने लगे, किसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने एक क्या बनाया, एक प्रोग्राम, मतलब अवेयरनेस लाने के लिए, सावधानी के लिए एक प्रोग्राम बनाया 1982 ईस्वी में। कौन सा प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के द्वारा एक अवेयरनेस दी गई कि लोगों को सावधान किया गया, जागरूक किया गया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कानूनी तो, लेकिन प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए लगेगा, कानून भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे जो 1912 ईस्वी में इंडियन लॉयनेसी एक्ट था, उसको ही उन्होंने नाम चेंज करके दोबारा से क्या कर दिया, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट में क्या किया गया, इसमें ये छूट दी गई पेशेंट्स को, जो मेंटल इल पेशेंट्स हैं उनको ये छूट दी गई कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी जो केयर करवानी है, आप जो भी तरीके से बीमार, जो भी आपको मानसिक रोग है, उसकी केयर कराने के लिए आप घर पे ही रहेंगे या हॉस्पिटल जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जाना है या नहीं जाना है। और इसमें ये बताया गया है कि उनको हर लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्सरी हो, कोई भी लेवल हो, चाहे सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट, मल्टी सुपर स्पेशलिटी, एम्स, कोई भी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे सब जगह उनको केयर मिलेगी। ये इंडियन लॉयनेसी एक्ट था, लेकिन फिर भी इसमें, लेकिन स्टिग्मा फिर भी रहा, किसमें, मतलब इतना फ्रीडम नहीं मिल पाया किसको, मेंटल इल पेशेंट को। तो उसके लिए 2013 में एक बिल बनाया गया जिसका नाम रखा गया मेंटल हेल्थ केयर बिल। इसमें केयर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बिल के अंदर 2013 में जो बिल आया मेंटल हेल्थ केयर बिल, इस बिल में जो मेंटल इल पेशेंट्स हैं उनकी उनकी स्टिग्मा और उनके प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये बिल बनाया गया। बस समझ में आया, मेंटल हेल्थ केयर बिल, केयर से कोई लेना देना नहीं है, उनकी स्टिग्मा, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट और उनके प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया। ठीक है ना, ये था इंडिया के अंदर, ठीक है, ये इंडिया के अंदर देखा, ये वर्ल्ड के अंदर देखा। अब बात ये तो मतलब सरकार ने किया, किसके लिए, मेंटल इल पेशेंट के ट्रीटमेंट्स के लिए ये सरकार ने किया। अब नर्सों के लिए, हम लोगों के लिए क्या हुआ, हम लोगों के लिए क्या आया, तो वो देखिए। सबसे पहले 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में 3 मंथ का साइकेट्री कोर्स स्टार्ट हुआ फीमेल्स के लिए। 1935 ईस्वी में एसटी की बात हो चुकी, ट्रीटमेंट की बात हो चुकी है इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे। अब बात करते हैं नर्स के लिए क्या क्या हुआ। 1935 ईस्वी में 3 मंथ का साइकेट्री कोर्स फीमेल्स के लिए स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब फीमेल्स के लिए स्टार्ट हो गया, लड़कों ने हंगामा कर दिया। तो 1943 ईस्वी में साइकेट्री कोर्स मेल के लिए स्टार्ट हुआ। 1935 ईस्वी में 3 मंथ का साइकेट्री कोर्स फीमेल्स के लिए स्टार्ट हुआ। 1943 ईस्वी में साइकेट्री कोर्स मेल्स के लिए स्टार्ट हुआ। उसके बाद में 1946 ईस्वी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलुरु में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल बेंगलुरु में स्टैब्लिश हुआ, जो बाद में उसका नाम बदलकर निमांस कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 1956, डेट में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। 1956 ईस्वी में 1 ईयर का साइकेट्री कोर्स स्टार्ट किया गया। उसके बाद में 1965 ईस्वी में साइकेट्रिक एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ए BSc नर्सिंग। ऐसे समझ, साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट्स आप BSc नर्सिंग 3rd ईयर में पढ़ते हैं वो 1965 ईस्वी में लागू कर दिया गया था BSc नर्सिंग कैरिकुलम के BSc नर्सिंग कोर्स के अंदर।
1965 से लागू है क्या साइकेट्रिक एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन बीएससी नर्सिंग। फिर बात करते हैं 1975, हाँ, साइकेट्रिक एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग के अंदर साइकेट्रिक एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन एमएससी नर्सिंग इन आरएके राजकुमारी अमृता कौर न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना, साइकेट्रिक मतलब एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में साइकेट्रिक आ गया किसमें, एमएससी नर्सिंग। उसके बाद में 1986 के अंदर साइकेट्रिक एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन जीएनएम कैरिकुलम। आप जो जीएनएम कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का, सॉरी आप जो जीएनएम कर रहे हैं, जीएनएम में जो साइकेट्रिक सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं वो 1986 से 1986 से साइकेट्रिक एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन जीएनएम तब से चला रहा है कंटिन्यू 1986 से। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीएनएम कब स्टार्ट हुआ है। जीएनएम आपका हुआ था स्टार्ट 1952 में, बीएससी नर्सिंग आपका स्टार्ट हुआ था 1946 में, एमएससी नर्सिंग आपका स्टार्ट हुआ है 1960 में। कोई बुक पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे 1959 भी। ठीक है, तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कोई बुक में 1959 मिलेगा, किसी बुक में 1960 मिलेगा, मैं आपको 1960 बोलूँगा। पोस्ट बेसिक आपका स्टार्ट हुआ है 1962 ईस्वी में, और उसके बाद में आपका एमएससी नर्सिंग बताया दिया। उसके बाद में पोस्ट बेसिक 1962 ईस्वी में, उसके बाद पीएचडी जो स्टार्ट हुआ है 1992 से चल रहा है कंटिन्यू। आया समझ में? ये थी इसकी हिस्ट्री, ये थी इसकी हिस्ट्री, इसकी साइकेट्रिक की, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, पीरियड ऑफ साइंटिफिक। पीरियड ऑफ साइंटिफिक को दो भागों में बांटा गया, वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे। इसमें पीरियड ऑफ साइंटिफिक के अंदर हमने केवल ट्रीटमेंट की बात की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखेंगे तो सबसे पहले 1773 ईस्वी में वर्ल्ड साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोला विलियम्स वर्जीनिया में। उसके बाद में 1862 ईस्वी में फर्स्ट साइकेट्रिक बुक लिखी किसके द्वारा, बेंजामिन रस के द्वारा। बेंजामिन रस कौन है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई कौन सी, जिसके द्वारा बताया गया कि मेंटल जो इलनेस होती है वो एक बीमारी है, कोई बुरी आत्मा का कोई प्रभाव नहीं है। जब एक बीमारी है तो उसका इलाज भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद में फर्स्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर सीजोफ्रेनिया को क्लैरिफाई किया गया था 1912 ईस्वी में। उस इंसुलिन शॉक थेरेपी सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए दी गई, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे। इसको मॉडिफाई किया गया, इसका लेटेस्ट वर्जन लाया गया ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी कब लाया गया 1938 ईस्वी में। उसके बाद उससे भी कोई उससे भी लोग ठीक हुए, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट थे। फिर एक ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग लाया गया, फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग कौन था, क्लोरोप्रोमाजिन 1952 ईस्वी में लाया गया। इस ड्रग को पहले प्रेगनेंसी में भी यूज करते थे, लेकिन काफ़ी टेरिटोजेनिक था, इसलिए फिर बाद में पता लगा काफ़ी 20-30 साल तक खूब यूज हुआ ये क्लोरोप्रोमाजिन प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन टेरिटोजेनिक था। टेरिटोजेनिक फिर बाद में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर दिया किसने, प्रेगनेंसी में। इंडियन लेवल में बात की जाए तो इंडिया में सबसे पहले 1912 ईस्वी में इंडियन लॉयल्टी एक्ट आया, जिसमें व्यक्ति को ये समझाने के लिए आया था कि व्यक्ति इसको ये एक्ट जो इंडियन लॉयल्टी एक्ट है इसमें ये बताया गया कि अगर कोई भी मेंटल इल पेशेंट है तुरंत उसको हॉस्पिटल में डालो। उसके बाद में उसकी संपत्ति का क्या होता है, कौन क्या कर रहा है, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसके बाद में लोग ज़्यादा है उसको गवर्नमेंट लोगों के पास गवर्नमेंट के पास ज़्यादा केस ऐसे पहुँचने लगे जिसमें लोगों की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, तो मजे कर रहे हैं उनकी संपत्ति से। फिर उसमें अवेयरनेस लाने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में चलाया गया। ठीक है, उसके बाद में उस पर कानून लाने के लिए इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में लाया गया। जो इंडियन लॉयल्टी एक्ट था उसी को चेंज करके इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया 1987 में, उसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, और मेंटल केयर बिल इसमें पेशेंट्स की प्रोटेक्शन, फ्रीडम और स्टिग्मा को कोई उसको ये नहीं बोलेगा कि पेशेंट को तुम पागल हो, तू ये है वो है, उसको ध्यान रखते हुए बिल लाया गया 2013 में। उसके बाद में नर्सों के लिए क्या हुआ, 1935 ईस्वी में 3 मंथ का साइकेट्रिक कोर्स लाया गया फीमेल्स के लिए। 1943 ईस्वी में मेल्स के लिए साइकेट्रिक कोर्स लाया गया। 1946 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ हुई, बेंगलुरु में हुई, जिसके बाद में उसका नाम निमांस कर दिया गया बाद में। ठीक है, 1956 ईस्वी में 1 साल का साइकेट्रिक कोर्स स्टार्ट हुआ था। 1965 ईस्वी में बीएससी नर्सिंग में एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट साइकेट्रिक सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया गया। 1965 ईस्वी में एमएससी नर्सिंग में एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट साइकेट्रिक को घोषित किया गया। ठीक है, 1975 ईस्वी में ये मेरे को दिमाग से डर गया। ठीक है, 1986 ईस्वी में क्या हुआ, जीएनएम में एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट वो लागू किया गया साइकेट्रिक को। ठीक है ना, इसके बाद में मैं आपको क्या बताया था, हाँ ये चीज़ थी इसकी हिस्ट्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, तो पढ़िए इसको।
ठीक है, माइक अगर ले लेंगे तो उसके बाद फिर हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है ना। आवाज़ थोड़ा गूंजती है तो प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा। ओके, थैंक यू।